Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम एमई 206 की यूनिट सेकेंड सस्पेंशन सिस्टम की बारे टॉपिक टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बचे हुए स्प्रिंग्स के बारे में देखते हैं हम। तो हमारा आता है इसमें लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग है, ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, क्वार्टर इलिप्टिक, सेमी इलिप्टिक और ट्रांसवर्स। तो क्वार्टर इलिप्टिक थे वो पहले यूज़ किए जाते थे, फिर सेमी इलिप्टिक आए जो अभी यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद आती है ट्रांसवर्स जो सबसे सस्ते टाइप के होते हैं। तो इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये व्हीकल बॉडी के साथ में सिर्फ 2 स्थानों पर ही जुड़ी होती है ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग। तो ये इसका बेसिक डिसएडवांटेज है। तो व्हीकल जैसे किसी शार्प कॉर्नर पर टर्न करेगा तो व्हीकल के रोल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली सेमी इलिप्टिक लीफ स्प्रिंग के बारे में। तो हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं। ये सेमी इलिप्टिक लीफ स्प्रिंग का डायग्राम है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ ब्लेड्स देख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं, इनको ब्लेड्स बोलते हैं। ये ब्लेड्स हैं, इनकी लेंथ डिफरेंट होती है। तो कंपोजिट स्प्रिंग, ये पूरी स्प्रिंग है, ये थ्योरी ऑफ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जो हम सोम के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे लेंथीएस्ट ब्लेड है जिसकी दोनों साइड्स में स्प्रिंग आई लगी हुई है, उसे हम मास्टर लीफ बोलते हैं। सभी ब्लेड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में स्टील स्ट्रैप्स के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। स्प्रिंग है वो सब एक्सल पे सपोर्टेड होती है थ्रू यू बोल्ट लगा हुआ है, उसकी मदद से एक्सल के साथ में सपोर्टेड होती है। एक एंड है स्प्रिंग का वो फ्रेम पे माउंटेड है विद अ सिंपल पिन, और जो दूसरी एंड है वो उस पर शकल यूज़ किया जाता है। तो जब व्हीकल है वो किसी प्रोजेक्शन पे आता है रोड सरफेस पे, तो व्हील होता है वो मूव करता है ऊपर की डायरेक्शन में, और स्प्रिंग है वो डिफ्लेक्ट होती है। तो इससे क्या होगा, लेंथ होती है स्प्रिंग आइस के बीच में वो वेरी करती है, वो चेंज होती है। अगर दोनों एंड्स हैं हम वो फिक्स रखेंगे तो स्प्रिंग होती है वो इस चेंज ऑफ लेंथ को अकोमोडेट नहीं कर पाएगी, इस वेरिएशन को जो लेंथ में चेंजेस हो रहा है उसको सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए शैकल प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे मूवमेंट फ्लेक्सिबल कनेक्शन है वो मिलता है, हमें शैकल फ्लेक्सिबल कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो स्प्रिंग आई है वो हैवी व्हीकल्स के अंदर जनरली उसमें बुशिंग की जाती है, फॉस्फर ब्रोंज बुशेस की। ठीक है, जो स्प्रिंग आइज हैं यहाँ पे रबर बुश दिखाया गया है। ठीक है, फॉस्फर ब्रोंज बुश और रबर बुश दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो हैवी व्हीकल्स के अंदर फॉस्फर ब्रोंज बुशेस का यूज़ किया जाता है, जबकि कार और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उसके अंदर रबर बुशेस का उपयोग किया जाता है, जो डायग्राम में दिखाया गया है। इसलिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती रबर बुश के अंदर। तो यहाँ पर यही है, यहाँ बेसिक उसके बारे में बताया गया है कि स्प्रिंग है उसमें नंबर ऑफ लीव्स हैं, उसके बाद में स्प्रिंग है वो सपोर्टेड है एक्सल पे बाय मीन्स ऑफ यू बोल्ट। ठीक है, देन बताया गया है कि भाई और जो शैकल होता है वो फ्लेक्सिबल कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है, और स्प्रिंग आइज है वो पुश की हुई है जनरली थ्रू फॉस्फर ब्रोंज पुश की मदद से। और लाइट व्हीकल्स के अंदर रबर पुशेस का प्रयोग किया जाता है। तो when the leaf spring deflects, the upper side of each leaf rub against the lower side of the leaf above it। तो जब लीफ स्प्रिंग है वो डिफ्लेक्ट होती है तो जो हर जो लीफ है उसकी जो ऊपर की साइड है वो नीचे की साइड जो उसके ऊपर की लीफ होती है उसके नीचे की साइड से रब करती है। तो इससे क्या होता है, कुछ डैम्पिंग प्रोड्यूस होती है कि वो वाइब्रेशंस को रिड्यूस करती है, लेकिन ये डैम्पिंग है टाइम के साथ में वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं रहती, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। इस डैम्पिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनके बीच में क्या किया जाता है, कुछ मटेरियल लगाया जाता है ऐसा कि ये आपस में एक दूसरे से रब ना करें। और इन आपस में रब करती हैं तो कुछ स्क्वीकिंग साउंड होता है, स्क्वीकिंग साउंड मतलब कुछ चरमराहट की आवाज़ होती है, वो भी प्रोड्यूस होती है। और अगर मॉइस्चर भी इसके अंदर इंटरलीफ फ्रिक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है, अगर नमी भी उपस्थित होती है तो कोरोजन के चांसेस भी होते हैं, और कोरोजन होगा तो फटिक स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होती है। इसलिए इंटरलीफ फ्रिक्शन है, इसको अवॉइड किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, फॉस्फेट पेंट है वो यूज़ किया जाता है, इनके लीव्स के बीच में फॉस्फेट पेंट किया जाता है, और कुछ थिन लाइनर्स ऑफ जिंक भी इंसर्ट किया जाता है ब्लेड्स के बीच में, ताकि स्क्वीकिंग साउंड भी रिड्यूस हो सके। और हमें ये डैम्पिंग की भी ज़रूरत नहीं है, हमें ये इंटर फ्रिक्शन है इसको रिड्यूस करना है। जिंक लीव्स है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट को कांस्टेंट रखने में भी मदद करती हैं। लुब्रिकेशन ऑफ लीव्स ऑफ लीफ स्प्रिंग शुड बी डन पीरियडिकली। और जो लीफ स्प्रिंग की जो लीव्स है इनका लुब्रिकेशन है, स्नेहन है, वो भी टाइम टू टाइम करना ज़रूरी होता है। जो भी हमें गाइड दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग हमें इनका टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन करना ज़रूरी होता है। तो ये डायग्राम था, हमने बता दिया। ये सभी लीव्स हैं, मास्टर लीफ होगी सबसे लंबे वाली, उसमें रबर पुश लगा हुआ है, स्प्रिंग आई पे वन साइड फिक्स है फ्रेम पे, और अदर साइड है उस पर शैकल लगा होता है जो फ्लेक्सिबल मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। और ये सभी लीव्स हैं आपस में
स्टील स्टैप की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड है और यू बोल्ट लगा हुआ है, इसकी मदद से ये एक्सल के साथ में कनेक्टेड है। ये सब डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं हमारे पास में हेल्पर स्प्रिंग। तो हेल्पर स्प्रिंग क्या होती हैं? हेल्पर स्प्रिंग्स आर प्रोवाइडेड ऑन मैनी, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन पे प्रोवाइड करवाई जाती है इन एडिशन टू मेन लीफ स्प्रिंग। मेन लीफ स्प्रिंग के साथ में हेल्पर स्प्रिंग लगाई जाती है। हेल्पर स्प्रिंग नाम से पता चलता है सहायक स्प्रिंग। तो जब मेन लीफ स्प्रिंग है वो अगर बाहर सहन करने में असमर्थ होती है, उतना भार सहन नहीं कर पाती, तो हम सहायक स्प्रिंग लगाते हैं जो एडिशनल लोड को लेती है। तो दे अलाउ वाइड रेंज ऑफ लोडिंग, तो मतलब हम काफ़ी हैवी लोड ले सकते हैं। वैन द व्हीकल इज़ ओनली लाइटली लोडेड दीज हेल्पर स्प्रिंग्स डू नॉट कम इनटू ऑपरेशन। जब व्हीकल केवल लाइटली लोडेड होता है तो हेल्पर स्प्रिंग्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब लोड इंक्रीज़ होता है तो वो अपने हिस्से का लोड ले लेती हैं। तो जनरली क्या होता है, हेल्पर स्प्रिंग्स होती है वो हम रेयर सस्पेंशन के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि रेयर सस्पेंशन में क्या होता है, हैवी लोड होता है। तो when the load on the wheels increases so much as to deflect the main spring to such an amount that the ends of helper spring touch the special brackets on frame, तो हेल्पर स्प्रिंग है वो ऑपरेशन के अंदर आती है। तो जब लोड व्हीकल्स पे इतना बढ़ जाता है कि वो मेन स्प्रिंग को इतना इस हद तक डिफ्लेक्ट कर देता है कि जो हेल्पर स्प्रिंग है वो मेन फ्रेम पे लगे ब्रैकेट्स के टच करती है, तो हेल्पर स्प्रिंग है वो ऑपरेशन में आती है, जिसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे मेन लीफ स्प्रिंग है, बीच में हमने जो भी हेल्पर स्प्रिंग लगाया है, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट्स को टच करेंगे तो फिर ये भी ऑपरेशन के अंदर आ जाएगी। जब लोड इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि मेन स्प्रिंग इतनी डिफ्लेक्ट हो जाएगी कि हेल्पर स्प्रिंग है ये ब्रैकेट्स को टच करेगी, तो हेल्पर स्प्रिंग भी अपना ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट इनके बाद में आता है रबर स्प्रिंग्स। ये सभी स्टील स्प्रिंग्स थी। स्टील स्प्रिंग्स के अंदर हमने देखा कॉइल स्प्रिंग, उसके बाद में हमने टॉर्जन बार देखा, इसमें लीफ स्प्रिंग्स देखा, हेल्पर स्प्रिंग्स देखा। ये सभी स्टील की स्प्रिंग्स होती हैं। फिर आती है हमारे पास में रबर स्प्रिंग्स। तो ये रबर मटेरियल की बनी होती हैं। इनका मेन एडवांटेजेस क्या होता है कि इट कैन स्टोर ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट वेट दैन द स्टील। मतलब ये पर यूनिट वेट है वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखती है कंपैरिजन टू स्टील स्प्रिंग। ठीक है। और इसमें एक्सेलेंट वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और एब्सेंस ऑफ स्पीकिंग विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन स्टील स्प्रिंग्स। स्टील स्प्रिंग्स में हमेशा जो भी नॉइज़ की प्रॉब्लम होती है, स्पीकिंग की प्रॉब्लम होती है, वो रबर स्प्रिंग्स के अंदर नहीं होती। ये ज़्यादा रिलायबल होती हैं। इट कैन नॉट सडनली फेल लाइक द मेटल स्प्रिंग्स। जैसे मेटल स्प्रिंग्स अचानक से फेल हो जाती हैं, तो ये रबर स्प्रिंग्स वो अचानक से फेल नहीं होती हैं। इनके टाइप्स क्या हो गए, कंप्रेशन स्प्रिंग हो गया, कंप्रेशन शेयर स्प्रिंग हो गया, स्टील रीइंफोर्स्ड स्प्रिंग हो गया, प्रोग्रेसिव स्प्रिंग, फेस शेयर स्प्रिंग एंड टॉर्शनल शेयर स्प्रिंग। तो ये सब स्प्रिंग्स रबर स्प्रिंग्स की टाइप हो गए। तो थैंक यू सो मच।